हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं ईवीएस के टॉप के प्रश्न, जिसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी आने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो आप साथ में कलम और कॉपी लेके बैठिएगा। इससे क्या होगा कि कई भी प्रश्न आप जो आपको लगे कि हाँ ये आगे चल के आपको परेशान कर सकते हैं या आप इसे आगे चल के भूल सकते हैं, तो उसे आप नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, जब आप रिविजन करते हैं ना, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो अगर हम भोजन बनाने की बात करें तो ये आपका पत्ती वाला भाग भोजन बनाता है। ठीक है, इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण और हिंदी में इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो कीटभक्षी पौधे किसको बोलते हैं? जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उसको हम बोलते हैं कीटभक्षी पौधे। तो यहाँ पर देखिएगा, ड्रोसेरा जो संडियो है ये आपका कीटभक्षी पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हाइड्रिला की बात करेंगे हम, तो ये आपका होता है जलीय पौधा है। ठीक है, कैसा पौधा है? हाइड्रिला जलीय पौधा है, जल में पाया जाता है। कैक्टस की बात करें तो ये आपका होता है मरुस्थलीय पौधा है ना, नाम से ही समझ गए होंगे आप, कैक्टस जो कि मरुस्थल में पाया जाता है, तो आपका मरुस्थलीय पौधा है। ठीक है, और अगर हम बात करें वॉल्वस की, तो ये भी एक तरह का शैवाल होता है ना, एक तरह का शैवाल है, भी जल में ही पाया जाता है। तो चलिए यहाँ से आपको देखिए कितने आपके आंसर सही होते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अभी प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछा है इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन है, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। गलत हो जाएगा ये आपका। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है सभी पक्षी उड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि जो पेंगुइन होती है या शुतुरमुर्ग होती है वो नहीं उड़ सकते, तो सभी पक्षी उड़ सकते हैं ये बोलना गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जलीय जीव गलफड़ों से शोषण करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं कि जो आपका वेल मछली हो गया या फिर डॉल्फिन मछली हो गई, वो आपका गलफड़ से शोषण नहीं लेते, वो आपके फेफड़ों से शोषण करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। सभी पौधे हरे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वही पौधे हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही को चुनना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि हाँ, कुछ पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ नहीं उड़ सकते ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा जल में तैरता है? तो हाइड्रिला बिल्कुल नहीं, ये क्या होती है? जल के तो अंदर होती है एक जगह पे। वोल्फिया ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि जल में तैरता रहता है। ठीक है, कैक्टस की बात करें तो मरुस्थलीय पौधा हो जाता है। कमल जो है ना, कमल कमल का पौधा क्या होता है? इसकी जड़ जो होती है ज़मीन से जुड़ी होती है, इसलिए हम जल में तैरता है नहीं बोल सकते इसे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, वोल्फिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को स्थानीय परिवेश से जोड़कर पढ़ाना ईवीएस का कौन सा सिद्धांत है? आप बच्चों क्या कर रहे हैं? स्थानीय परिवेश से जोड़ रहे हैं, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जा रहे हैं, है ना। बच्चों को जो पहले से अनुभव है उससे आप क्या कर रहे हैं? उसे नई अवधारणाएं सिखा रहे हैं, नई चीज़ें सिखा रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे है, ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं, किताब केंद्रित भी नहीं, बच्चे केंद्रित, है ना। और परीक्षा केंद्रित भी बिल्कुल नहीं। ये तीनों जो है ना आपके ए बी और डी वाले ऑप्शन, ये तीनों आपके नेगेटिव टैग वर्ड में आते हैं। ठीक है, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए हमें, बच्चे केंद्रित, बच्चे को सेंटर पर रख के शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सजा देना? बिल्कुल नहीं। केवल अंक देना भी गलत हो जाएगा आपका। सीखने की प्रगति जानना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? ताकि सीखने की प्रगति हम जान सके, बच्चा किस तरह सीख रहा है और बच्चे को किस तरह सिखाया जा सकता है ना। सीखने की प्रक्रिया में किस तरह सुधार की जा सकती है, ये सभी के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, है ना। बच्चों को डराने के लिए भी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है, पेड़ों को काटने से क्या होता है? पेड़ों को काटने से क्या होता है? तो प्रदूषण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को पौधों के विभिन्न भाग दिखाने के लिए स्कूल के बगीचे में ले जाता है। यह किस प्रकार का शिक्षण है? किस प्रकार से? व्याख्यान विधि तो नहीं है, प्रोजेक्ट विधि नहीं है, रटने की विधि भी नहीं होगी, ये अनुभवात्मक अधिगम। ठीक है, आप बच्चों को क्या करा रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान दिला रहे हैं ना, तो अनुभवात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है, कौन सा गलत है मतलब, है ना। कोयला जो है नवीकरण, देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नवीकरणीय अनवीकरणीय होता क्या है। तो नवीकरणीय जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्षय ऊर्जा, जो क्या होती है? जो कभी खत्म नहीं होती। क्षय ऊर्जा उसको बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा या क्षय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा हो गई, हम उसको किस में लेते हैं? क्षय ऊर्जा में लेते हैं। अब देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा को हम और क्या बोलते हैं और किस नाम जानते हैं? हम बोलते हैं अक्षय ऊर्जा, जो एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो देखिए इसमें है कोयला, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर कोयला को हम जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी जल्दी ख़त्म होगी, वो समाप्त होती जाती है, क्योंकि कोयला बनने में लाखों वर्ष साल लग जाते हैं, है ना। अब देखिए पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल है, क्योंकि पेट्रोलियम भी एक दिन समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। सौर ऊर्जा ये अनवीकरणीय है, बिल्कुल नहीं है। सौर ऊर्जा कैसी है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, तो ये तो है सही है। तो इसमें क्या सही नहीं है चुनना था ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सौर ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा पवन ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? पवन ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए, है ना। पवन चक्की आपने सुना होगा, पवन चक्की का उपयोग जो है से बिजली बनाते हैं, तो बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जो गलत है वो आपको बताना है यहाँ पे। पहला है ऊंट जो है मरुस्थलीय अनुकूलन। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो सही हो गया। मछली गलफड़ द्वारा शोषण, ये भी आपका सही है। मेढक केवल फेफड़ों से शोषण, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मेढक क्या है? त्वचा से भी शोषण करता है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, केवल फेफड़ों से कहना गलत हो जाएगा, यहाँ त्वचा से भी शोषण करता है। चमगादड़ जो है तो ये स्तनधारी है, ये भी सही है। तो गलत पूछा गया, तो गलत जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है ना, मेढक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, रंध्र जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मुख्य कार्य क्या है? पहले तो बताइए रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो रंध्र जो होता है ना, ये आपके पौधे के पत्तियों में पाया जाता है ना, पत्ती वाले भाग में पाया जाता है, पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से क्या करती है, पौधे क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या है? वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या है? वाष्प का उत्सर्जन करना, मतलब जल का उत्सर्जन करना। ठीक है, नाम से भी आप समझ सकते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए सूर्य की प्रकाश तो चाहिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करते हैं? तो हरे पौधे करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश तो चाहिए, आवश्यक है, मतलब ये है ना, ये सही है, नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्योंकि पौधे जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस ही लेते हैं, है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं वे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको। ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई? ऑक्सीजन तो वो निष्कासित करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पे
गलत है, इसलिए यहाँ में नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ भी आपको गलत वाले ऑप्शन को चुनना है। पहला है वेल स्तनधारी हैं, ठीक है, ये आपका वेल स्तनधारी हैं, ये भी आपका क्या है, सही। चमगादड़ उड़ सकता है, ये भी सही है। सभी स्तनधारी अंडे देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। डॉल्फिन स्तनधारी भी है, ये भी सही हो जाएगा आपका। गलत है पूछा गया है, यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी स्तनधारी अंडे नहीं देते, बच्चे भी देते हैं, है ना, कुछ ही अंडे देते हैं। यहाँ पे आपको बता दो, स्तनधारी में सभी स्तनधारी नहीं देते हैं, कुछ ही देते हैं अंडे, है ना। ज़्यादातर क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। तो सभी स्तनधारी अंडे देते हैं, ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछा गया है, ठीक है। बीज अंकुरण क्या आवश्यक नहीं है, तो जल, हाँ बिल्कुल चाहिए, वायु भी चाहिए, प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, उपयुक्त तापमान भी चाहिए होता है ना। तो बीज को अंकुरित करने के लिए आप देखे होंगे घर के अंदर भी रखिएगा ना, अगर उसे उचित तापमान मिले, जल मिले, वायु मिले, तो अंकुरित हो जाएगा वो। ऐसा नहीं है प्रकाश ही चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता इसके लिए, है ना, अंकुरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, इसलिए नहीं है पूछा गया था। यहाँ पे देखिएगा, नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, इसको आपको बताना है। चमगादड़ जो है वो स्तनधारी होता है, ठीक है, ये तो सही है। वेल जो है मछली है, ये आपका गलत हो जाएगा। डॉल्फिन भी स्तनधारी है, पेंगुइन पक्षी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो वेल है ना, ये मछली नहीं है, तो क्या है, जो वेल है आपका, ये हो जाएगा स्तनधारी, ठीक है। वेल भी आपका स्तनधारी में आएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है। देखिए, परजीवी मतलब जो अपनी भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है, उसे हम परजीवी बोलते हैं, दूसरों पे आश्रित रहता है भोजन के लिए। तो अमरबेल राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसे देखिए, नीम हो गया, तुलसी हो गया, बांस हो गया, ये तीनों क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो ये स्वपोषी पौधा होंगे, परजीवी पौधा नहीं है। ये परजीवी पौधा जो है आपका अमरबेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अमरबेल में क्या होती है, अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या क्या बनता है, तो आपका ऑक्सीजन बनता है और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी जालीदार पैर वाला है। तो जालीदार पैर वाले की बात करें हम, तो यहाँ पे हो जाएगा बतख, ठीक है। इसका क्या होता है, बतख का जालीदार पैर होता है, जिससे क्या होता है, जिससे इसे तैरने में आसानी होती है ना, जल पे रहता है बतख, तो उसको तैरने में आसानी होती है जालीदार पैर होने की वजह से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा पौधा पत्तियों द्वारा प्रजनन करता है ना, पत्तियों द्वारा प्रजनन करता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ब्रायोफिलम। इसे हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा इसे, इसको हम क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अन्य ऑप्शन का भी देखते हैं, जिसे आपका डहेलिया है ना, ये आपका जड़ द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। और अदरक, अदरक का तो आपको पता होगा, ये तो तना हो गया, ठीक है। और प्याज की बात करें तो ये कंद, इसे आप नोट करते जाइएगा, कंद द्वारा प्रजनन। तो डहेलिया आपका जड़ द्वारा प्रजनन हो जाएगा, अदरक आपका तना द्वारा प्रजनन हो जाएगा, और प्याज जो है कंद, जिसे बल्ब द्वारा प्रजनन, है ना। और ब्रायोफिल्म जो है आपका, ये इसे हम पत्थर चट्टा बोलते हैं, जो कि पत्तियों द्वारा प्रजनन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले शंकुधारी वृक्षों की पत्तियाँ जो होती है सुईनुमा क्यों होती है, ठीक है। तो सुईनुमा क्यों होती है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल नहीं। जल हानि कम करने के लिए, ये सही हो जाएगा, है ना। सुईनुमा पत्तियाँ जो होती है सुईनुमा होती है, इसका मतलब सतही क्षेत्रफल कम होता है।
और सतही क्षेत्र पर कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होगी। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जलहानि कम करने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो खेजड़ी वृक्ष जो है आपका राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि खेजड़ी वृक्ष से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ था, है ना, आंदोलन भी पूछ सकता है। तो यहाँ हुआ था, खेजड़ी वृक्ष बचाव के लिए हुआ था विश्नोई आंदोलन। ठीक है, विश्नोई आंदोलन, इसे आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है, ओक वृक्ष की पत्तियाँ सामान्यतः कैसी होती है? तो ओक वृक्ष की बात करें तो उसकी पत्तियाँ जो होती है चौड़ी और खंडित होती है। ओक वृक्ष जो होता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अगर हम बात करें ओक वृक्ष की, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए, तो ओक वृक्ष जो है इसका जो जड़ होता है, इसका जो जड़ होता है ना, मान लीजिए ये तना है, जड़ जो होता है ये 30 गुना नीचे होता है तना से। ठीक है, तना से 30 गुना नीचे होता है जड़। और इस तने में ना लोग पाइप से, इस तना में क्या होता है, जड़ 30 गुना नीचे होता है क्योंकि वहाँ जल जो है बहुत ही नीचे होता है। तो जड़ जो है, आपको पता ही है, जो जड़ होता है पौधे का वो पानी अवशोषित करने का काम करता है। तो पानी जितनी नीचे रहेगी जड़ उतनी नीचे जाएगी, तो 30 गुना नीचे चल जाती है जड़, क्योंकि पानी वहाँ बहुत नीचे होता है। तो जब पानी वहाँ से अवशोषित करती है तो ये तना में इकट्ठा होता है। तो इस तने में लोग पतले पाइप से ना इस पानी को पीते भी हैं। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओक वृक्ष है वो। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर कौन होता है? सबसे ऊपरी स्तर पर तो आपका ये मांसाहारी जीव होते हैं। ठीक है, मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ, बाज, है ना, ये सभी आते हैं। शीर्ष पर बात किया है ना, सबसे ऊपरी मतलब शीर्ष पर कौन होता है? तो ऐसे जानवर होते हैं जिसको कोई जानवर नहीं खाते, है ना, तो शेर, बाघ, बाज इस टाइप के होते हैं, तो मांसाहारी जानवर होते हैं यहाँ पे, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अनुकूलन का सही उदाहरण कौन सा है? अनुकूलन का सही उदाहरण तो ऊँट का कुबड़, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऊँट का कुबड़। ये कैसा अनुकूलन है? कौन सा अनुकूलन है ऊँट का कुबड़? अभी हमने पढ़ा है मरुस्थली, है ना, मरुस्थली अनुकूलन है। ठीक है, आप इसे नोट भी करते जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत वाले को देखना है इसमें से। तो कबूतर दाना खाने वाला सही है, गरुड़ मांसाहारी ये भी सही है, बतख जलीय पक्षी हाँ ये भी सही है, और उल्लू शाकाहारी, है ना, उल्लू शाकाहारी नहीं, उल्लू मांसाहारी होता है। तो गलत है बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ गलत है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाघ के शरीर पर धारियाँ होने का मुख्य लाभ क्या है ना, धारियाँ होती है, स्ट्रिप्स होती हैं, लाइनें जो होती है वो क्यों होती है? शरीर को गर्म रखने के लिए नहीं, छिपने में मदद के लिए, ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखे होंगे आप, बाघ जो होता है जानवर वो अक्सर छिप कर शिकार करता है ना, तो उनकी जो धारियाँ होती है ना इसमें बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए छिपने में मदद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे है, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाघों का संरक्षण करना, है ना, बाघों की जनसंख्या को रोकने के लिए, है ना, बाघों का घट। चलिए प्रश्न नंबर 30 लिखा है, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो क्या है? बाघों का संरक्षण करना, बाघों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, कब लाया गया था? अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है इसे, 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही हुए हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।